कल ही बोला मैंने, लॉ पढ़ने के लिए क्या जरूरी है, रोज का रोज रीड कर लो। रीड कैसे करना है बेटा कि आप पढ़ रहे हो, पढ़ते पढ़ते जो हमने पढ़ा था क्लास में वो रिकॉल हो रहा है कि हाँ ये चीजें हैं। लिखा था, पता नहीं क्या लिखा हुआ है, समझ नहीं आ रहा, वो नेक्स्ट डे आके पूछो। क्योंकि जो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आती है बच्चों को, वो लॉ में बहुत आती है इस चीज का। हमेशा फाउंडेशन में भी आया होगा, जो सबसे ज्यादा बच्चों को प्रॉब्लम आती है, जो बच्चे पास नहीं हो पाते हैं, उसका बहुत हद तक रीजन होता है लॉ। क्यों? क्योंकि क्या हो रहा है उसके अंदर, इधर लिखने का तरीका नहीं आ रहा, इधर क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा, उसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेबिलिटी नहीं आ रही है। तो वो बहुत सारे स्टेजेस होते हैं। क्योंकि लॉ के अंदर क्या होता है, पहले समझो, समझने के बाद में इसके क्वेश्चंस, उसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेबिलिटी, क्वेश्चंस कैसे बनेंगे, फिर उन क्वेश्चंस का आंसर कैसे करना है। तो लॉ के अंदर बहुत सारे ऐसे स्टेजेस हैं टू क्लियर दैट। तो लॉ के अंदर हमेशा अगर आज का डाउट रह गया, वो एग्जाम तक डाउट रहेगा, होता है ये चीज। तो हार्डली आप अपन इतना ही लिख रहे हैं, आप 15-20 मिनट आधा घंटा निकालो, आपका रिवीजन हो जाएगा। आज का आज रिपीट। बेटा पानी पीना है, पानी पी लो, थोड़ा सा ठीक लगेगा। कल का आज और कल दोनों रिवाइज करो। तो मैम ऐसे रोज के रोज रिवाइज करेंगे तो बेटा 15 दिन बाद में आप फर्स्ट डे का इस स्टेज पे आ जाओगे कि आपको सिर्फ ऐसे नजर मारना है, हाँ आता है, पेज डाउन। ठीक है, क्योंकि रिपीटेशन बहुत जरूरी है। ये है थ्योरेटिकल सब्जेक्ट, उसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेबिलिटी आती है, पर थ्योरी आनी तो चाहिए ना उसको प्रैक्टिकली अप्लाई करने के लिए। थ्योरी नहीं आती, कहाँ से करोगे? ठीक है, तो इस चीज का ध्यान रख के अच्छे से करना है ये चीज की जरूरी। ओके, चलिए। हाँ जी, आपके अभी नहीं आएगा। ठीक है, अभी नहीं आएगा। अभी जो आपका मॉड्यूल है उसके अंदर नहीं गिवन है 262 ओपीसी एज सच नहीं है, उस कैसे क्या होता है मेंबरशिप और ये सब चीजें उसमें थोड़ी थोड़ी लिखी हुई है ना। तो इसलिए वो चीज अलग है ना। चलिए, हम कर रहे थे ओपीसी। क्या लास्ट क्या लिखा था बेटा अपन ने ओपीसी के बारे में? लास्ट कौन सी लाइन लिखी थी, मैं ये बता दो बस मुझे। तो हम उससे पहले क्या टॉपिक करवाया था बच्चा मैंने? सोल में, अच्छा वो वाला करवा दिया था कि एक मेंबर एक ही ओपीसी में मेंबर हो सकता है, एक पर्सन एक ही ओपीसी में मेंबर हो सकता है और एक ओपीसी में नॉमिनी हो सकता है। इफ एट एनी स्टेज दो कंपनी का वो मेंबर बन जाता है तो क्या होगा, विद इन 180 डेज उसको क्या करना है, वो जो आपकी क्राइटेरिया है उसको फुलफिल करना है। क्राइटेरिया क्या है, एक ही कंपनी के मेंबर हो सकते हैं। ठीक है, चलिए इसके बाद में आपको मेरे को एक चीज और लिखवानी थी। चीज जस्ट अ सेकेंड बच्चे, एक स्टार मार्क करके और लिखवाना है मुझे। हाँ जी, लिखिए। हमने पढ़ा था नॉमिनी के अंदर क्या करना है, नॉमिनी वाला पार्ट पढ़ा था कि नॉमिनी को आपने क्या किया, नॉमिनी विथड्रॉ करता है अपनी कंसेंट, नॉमिनी को अपन चेंज करते हैं, या नॉमिनी मेंबर बन गया एट एनी टाइम। ठीक है, नॉमिनी क्या बन गया, मेंबर बन गया। ये तीन अगर चेंजेस हम करते हैं तो हमने क्या किया था, नोटिस देना है टू कंपनी, कंपनी लिखवाया था वहां पे। नोटिस देना है कंपनी को कितने टाइम में, 15 दिन के अंदर अंदर। ठीक है, चेंज कर रहे हो या फिर आप क्या कर रहे हो, नॉमिनी ने अपनी कंसेंट विथड्रॉ कर ली है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, 15 डेज के अंदर अंदर क्या करना पड़ेगा, कंपनी को बताना पड़ेगा। ठीक है, अब सिर्फ कंपनी को बताने से थोड़ा ना काम चलेगा, आरओसी को भी तो बताना पड़ेगा। आरओसी को कब बताना पड़ता है बेटा, 30 डेज के अंदर। ठीक है, तो एक स्टार मार्क करो जहां पे आपने ये नॉमिनेशन वाला चीज किया हुआ, ऊपर की तरफ कहीं पे भी, जैसे आपके ऊपर वो ब्लैंक स्पेस है, वहां पर स्टार मार्क करके लिखो
if nominee change or withdraw consent, दिख रहा है बड़ा लिखूं? कभी हो ना कि मैम लिख छोटा छोटा लिख रहे हो, बता देना, मैं बड़ा कर दूंगी। और becomes member, intimate ROC within 30 days। इसकी लैंग्वेज कैसे लिखेंगे? इफ एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम द नॉमिनी चेंजेस और विथड्रॉ हिज कंसेंट और ही बिकम्स member of the company, then intimation should be given to the ROC within 30 days of such change। लिख लेंगे या लिखवाओ इसको? ये हम इस तरीके से क्यों लिखते हैं बेटा? क्योंकि थोड़ी थोड़ी लैंग्वेज आप कर लोगे। बेसिक मैंने आपको टर्मिनोलॉजीज बता दी कि ये टर्मिनोलॉजीज इसको लिखनी है। अब ऐड आप अपने हिसाब से कर लो इसको। ठीक है, चलिए अब हेडिंग डालो बेटा। एक लास्ट इसमें ना ओपीसी का बच रहा है, रिस्ट नहीं, रिलैक्सेशन ऑफ ओपीसी या रिलैक्सेशन इन केस ऑफ ओपीसी, कुछ भी लिख लो। रिलैक्सेशन इन केस ऑफ ओपीसी। ठीक है, पॉइंट्स डाल डाल के लिखेंगे। फर्स्ट पॉइंट लिखो, नॉट रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर, नॉट रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर सीएफएस। हाँ सीएफएस, सीएफएस पता है सबको क्या होता है? फुल फॉर्म बताओ। वेरी गुड। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, कंपनीज फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। ठीक है, उसको फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर करने की ऐसे जरूरत नहीं होती है। नेक्स्ट लिखो, द एनुअल रिटर्न अंडर सेक्शन 92। अच्छा, नोट्स के टाइम पे आप ये लिख सकते हैं, अंडर सेक्शन ये चीज चलती है, आप एग्जाम में भी लिख सकते हैं, ये उसमें भी चलता है। द एनुअल रिटर्न अंडर सेक्शन 92 कैन बी कैन बी साइंड बाय डायरेक्टर, कैन बी साइंड बाय डायरेक्टर। वैसे नॉर्मल कंपनीज में क्या होता है, कंपनी सेक्रेटरी जरूरी होता है, उसी का ही साइन चलेगा। पर ओपीसी अगर है तो आप क्या कर सकते हैं, एनुअल रिटर्न के ऊपर सिर्फ और सिर्फ डायरेक्टर का सिग्नेचर ले सकते हैं। थर्ड पॉइंट लिखो बेटा इसके अंदर, नॉट रिक्वायर्ड टू होल्ड। गर्मी लग रही नहीं है या मुझे ज्यादा लग रही है, क्या सिस्टम हो रहा है? कल तक तो मुझे बहुत ठंड लग रही थी, है ना? आज मुझे ऐसे, मौसम ही खराब है। नॉट रिक्वायर्ड टू होल्ड एजीएम अंडर सेक्शन 92, not required to hold AGM under section 92। 92 सेक्शन के अंडर एजीएम सब कंपनीज को एनुअली होल्ड करनी जरूरी है, एनुअल जनरल मीटिंग एक साल में जरूरी है उनको होल्ड करना। पढ़ा था ये अपन ने थोड़ा थोड़ा सा, एजीएम होल्ड करना जरूरी है। ट्वेल्थ में पढ़ा होगा ये थोड़ा सा, क्योंकि फाउंडेशन में तो नहीं था एजीएम के बारे में, फाउंडेशन में नहीं होता, ट्वेल्थ में पढ़ा है थोड़ा सा। कंपनी के अंदर एक एनुअल जनरल मीटिंग होती है जो उनको हर साल एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर होल्ड करनी जरूरी होती है, जिसमें सारे शेयर होल्डर्स को बुलाया जाता है। ठीक है, इसके अंदर जरूरी नहीं है ऐसा। ठीक है, नेक्स्ट लिखो बेटा, नेक्स्ट पॉइंट लिखो, प्रोविजंस रिलेटिंग टू
प्रोविजंस रिलेटिंग टू जनरल मीटिंग, प्रोविजंस रिलेटिंग टू जनरल मीटिंग, ब्रैकेट में लिखना सेक्शन 100 to 111, 100 to 111, ये जनरल मीटिंग की सेक्शंस हैं, आर नॉट एप्लीकेबल। ठीक है, जब उनको एनुअल जनरल मीटिंग ही बुलाना जरूरी नहीं है इतना, तो जनरल मीटिंग से रिलेटेड सेक्शंस है, सेक्शन नंबर 100 to 111, ये जनरल मीटिंग के रिलेटेड ही प्रोविजंस लिखे हुए हैं। तो जब उनको वो ही रिलैक्सेशन दे दिया तो ये सेक्शंस भी नहीं लगेंगे, ऑब्वियस सी बात है। ठीक है, नेक्स्ट लिखो, ओनली वन मीटिंग ऑफ, ओनली वन मीटिंग ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, only one meeting of board of directors in each half of, in each half of calendar year, in each half of calendar year। ठीक है, कैलेंडर ईयर कौन सा हो गया बेटा, वो जनवरी टू जून तक, तो जनवरी से जून के अंदर उनको एक बोर्ड मीटिंग बुलानी जरूरी है। कैलेंडर ईयर, फाइनेंशियल ईयर अप्रैल टू सितंबर होता है, हाँ, यहाँ से जून हो गया, जनवरी टू जून हो गया, तो एक कैलेंडर ईयर में उनको एक बोर्ड मीटिंग बुलानी जरूरी होती है, मतलब हाफ कैलेंडर ईयर में एक बोर्ड मीटिंग उनको हेल्ड करनी जरूरी है। ठीक है, नेक्स्ट लिखो, लास्ट पॉइंट है अपना, ओपीसी कैन फाइल, ओपीसी कैन फाइल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स या एफएस जो भी लिखना चाहे, ओपीसी कैन फाइल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स विद इन 6 months, within 6 months from the, within 6 months from the close of financial year, from the close of financial year as against, as against 30 days। ठीक है, तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या होगा उसके अंदर, फाइनेंशियल जो ईयर खत्म हुआ है, ठीक है, उसके 30 डेज के अंदर अंदर उसको करना पड़ता है। कंपनी के अंदर क्या होता है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनते हैं, उसके बाद में एजीएम होती है, एनुअल जनरल मीटिंग होती है, वहां पर वो डिस्कशन होता है, उसके अंदर सारी चीजें की जाती है, उसके बाद में 30 डेज, जिस दिन एजीएम हेल्ड हुई है उसके 30 डेज के अंदर इनको फाइल करना होता है। यहाँ पर ये लोग बनाएंगे, बन गए, उसके बाद में 30 डेज के अंदर फाइल कर दो। रिलैक्सेशन पीरियड होता है कि ये नहीं है कि 30th नहीं 31 मार्च को खत्म हुआ तो आप 15 अप्रैल तक करो, ऐसा नहीं होता है, 6 महीने का टाइम दिया जाता है, 6 महीने के टाइम के अंदर फिर उसके बाद में 30 डेज का और रिलैक्सेशन मिलता है। तो ये होता है कि भाई आप क्या कर सकते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बन गए उसके बाद में आप फाइल कर सकते हैं, फाइनेंशियल ईयर खत्म हुआ, खत्म कब है, 31 मार्च को, उससे 15 उसके सॉरी 30 दिन के बाद में और 6 महीने तक आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या करने हैं, फाइल करने। ठीक है, कंपनी के अंदर क्या डिफरेंस होता है, अपन प्राइवेट कंपनी पब्लिक कंपनी देखे तो एजीएम होगी, एजीएम के 30 डेज के अंदर उनको फाइल करना होता है। आया समझ में, क्लियर है बेटा, ये अलग से हमने पॉइंट क्यों डाला है यहाँ पर, आगे समझ में बेटा, क्योंकि यहाँ पे एजीएम वाला रिस्ट्रिक्शन नहीं है, क्योंकि इनको करे नहीं करे इनके ऊपर है, पर एक पर्सन ने होता है मैं तो एजीएम करूंगा, करो आराम से,
जरूरी नहीं है, पर हम मना नहीं कर रहे कि नहीं करोगे, तुम्हारी मर्जी है तुम करो, पर जरूरी नहीं है कि नहीं, हेल्प करनी ही पड़ेगी। आया समझ में? यहाँ पर अपने ओपीसी से रिलेटेड सारे के सारे प्रोविजंस होते हैं खत्म। ठीक है बेटा। अब अपना चालू होगा, एक अपन लिखे प्रमोटर। प्रमोटर अपन ने लिखा नहीं था बेटा, प्रमोटर अपन ने लिखा नहीं था। प्रमोटर कौन से सेक्शन में है, कुछ आइडिया? नहीं है तो मैं बता दूंगी, गलत बताओगी ज्यादा से ज्यादा। प्रमोटर, अच्छा पहले तो प्रमोटर होता कौन है? जो कंपनी बना रहा है, जिसके पास में आइडिया है हम कंपनी बनाएंगे और वो कंपनी बना रहा है, उसको क्या कहते हैं बेटा अपन? प्रमोटर। ठीक है। उसके बाद में वो चाहे तो कंपनी खुद डायरेक्टर बने या जो भी कुछ है वो खुद करे, इधर वो कंपनी बना के किसी और को बेच दे, पर जिसके दिमाग में आइडिया है अपन इससे रिलेटेड कंपनी बनाएंगे और उसने कंपनी बनाई, उसको क्या कहते हैं बेटा अपन? प्रमोटर। ठीक है। अब लीगल लैंग्वेज में क्या कहता है, लिखो सेक्शन नंबर 269। कहाँ गिवन है प्रमोटर? सेक्शन नंबर 269 ऑफ द एक्ट। प्रमोटर मीन्स अ पर्सन, प्रमोटर मीन्स अ पर्सन, आगे तीन पॉइंट्स लिखेंगे। फर्स्ट आता है हु, हु हैज बीन, हु हैज बीन named as promoter, who has been named as promoter in the prospectus, or who has been named as promoter in prospectus, or identified identified as promoter by company in the annual return, or has direct or indirect control, डायरेक्टली वो कंट्रोल कर रहा है या इनडायरेक्टली? डायरेक्टली कंट्रोल कर रहा है मतलब कि क्या है, वो खुद बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का हेड है या कुछ है, या फिर उसके कहने पे सारे के सारे काम किए जाते हैं। क्या कर रहा है, कंपनी के अफेयर्स के ऊपर उसका क्या है, कहीं ना कहीं कंट्रोल है, कि कंपनी ऐसे करेगी, ये काम करना है, वो काम करना है। इधर वो एक पोस्ट पे बैठ के ये काम करवा रहा है, या वो पोस्ट पे बैठ के काम नहीं कर रहा है वो, लेकिन उसकी सारी की सारी बातें मानी जाती है, उसने अपने आप को शेयर होल्डर बना लिया। डायरेक्टर है कंपनी का, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में है तो वो तो मानी जाएगी, या फिर मेजर शेयर होल्डर है कंपनी का, मेजर शेयर होल्डर है तो ऑब्वियसली बात है उसकी बात मानी जाएगी। ठीक है। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कंट्रोल ऑन द अफेयर्स ऑफ कंपनी, हैज डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कंट्रोल ओवर द अफेयर्स ऑफ कंपनी। अब वो डायरेक्टर बन के कर रहा है, वो शेयर होल्डर बन के कर रहा है, वो अदरवाइज और किसी भी तरीके से कंट्रोल कर रहा है कंपनी के अफेयर्स को, तो उनको क्या कहेंगे अपन? डायरेक्टर। और लास्ट आता है ऑन whose advice, on whose advice director, on whose advice director, comma, नहीं, डायरेक्टर, on whose advice डायरेक्टर, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स लिखो बेटा, सॉरी डायरेक्टर ही बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स,
बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स आर accustomed to act. Board of directors are accustomed to act. क्लियर है बच्चे? ठीक है, तो डायरेक्टर हम किस पर्सन को बोलेंगे? चार चीजें हैं, इनमें से अगर एक भी चीज फुलफिल करता है तो उसको क्या कहेंगे अपन? डायरेक्टर। या तो प्रोस्पेक्टस में, प्रोस्पेक्टस क्या होता है? वेरी गुड, जोर से बोलो, जो भी बोला सही बोल रहे हो, जोर से बोलो बस। प्रोस्पेक्टस इशू करती है कंपनी, प्रोस्पेक्टस इशू करती है, याद आया? थोड़ा सा याद आ गया याद? तो प्रोस्पेक्टस के अंदर, जिसके अंदर क्या है? प्रमोटर, एज प्रमोटर उसका नाम लिखा हुआ, या फिर कंपनी एनुअल रिटर्न फाइल करती है, उसके अंदर उसका नाम एज प्रमोटर लिखा हुआ। डायरेक्टली या इनडायरेक्टली उसका कंट्रोल हो कंपनी के अफेयर्स पे, या फिर उसकी डायरेक्शन, उसकी एडवाइस, उसकी जो भी वो बोल रहा है उसके बेसिस पे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स क्या है? अकस्टम है। कस्टम मतलब उनके पास में ऑप्शन नहीं है, माननी पड़ेगी उसकी बात। उस बेसिस पे वो लोग क्या कर रहे हैं? काम कर रहे हैं। तो इन चारों में से कोई भी अगर पर्सन, एक कोई पर्सन इन चारों में से कोई एक भी कंडीशन फुलफिल करता है, उसको हम क्या कहते हैं बेटा? प्रमोटर कहते हैं। ये कहता है हमारा सेक्शन नंबर 69, सॉरी 2 सबसेक्शन 69। क्लियर है? आगे समझ में? प्रमोटर इतना ही है। ठीक है। एक चीज और स्टार मार्क करके लिखो उसके अंदर, जस्ट अ सेकेंड बताती हूँ। ये प्रमोटर का तो इतना ही बहुत है। नेक्स्ट लिखो बेटा। नहीं, एक स्टार मार्क करके लिखो, स्टार मार्क करके लिखो। प्रमोटर इज, प्रमोटर के बारे में लिखो। प्रमोटर इज a person who, promoter is a person who is not acting, who is not acting in in मेयर, मेयर MERE वाला मतलब पता है इसका? मतलब पता है मेयर का क्या? सिर्फ, इस मेयर का मतलब है सिर्फ। ठीक है, मेयर प्रोफेशनल कैपेसिटी। अगर कोई पर्सन है, वो क्या कर रहा है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को डायरेक्शन दे रहा है, उसके बेसिस पे उनको एक्ट भी करना पड़ रहा है। पर वो कैसे एक्ट कर रहा है? वो क्या है? सॉलिसिटर है, सॉलिसिटर है, या फिर वह उस जो कंपनी का लीगल एडवाइजर है। अब वो लीगल एडवाइस जो दे रहा है, या कंपनी का सीए है, सीएस है, कोई प्रोफेशनल, आप सीए बनेंगे, आपके बेसिस आप जैसे बता रहे हैं उस हिसाब से टैक्स रिटर्न, टैक्स की कैसे कटौती कर सकते हैं, ये सारी चीजें आप बताएंगे। आपके डायरेक्शन पे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स काम कर रहे हैं, तो आप प्रमोटर हो गए क्या? नहीं। आप क्या कर रहे हैं? सिर्फ और सिर्फ अपनी प्रोफेशनल कैपेसिटी में उनको डायरेक्शंस दे रहे हैं या एडवाइस दे रहे हैं। ठीक है, तो आप प्रमोटर नहीं माने जाएंगे। क्लियर है? एक स्टार मार्क करके एक और चीज लिखो। प्रमोटर कैन बी, प्रमोटर कैन बी इंडिविजुअल, कॉमा, एसोसिएशन, इंडिविजुअल कॉमा, एसोसिएशन कॉमा, पार्टनरशिप, और और अनदर कंपनी, और अनदर कंपनी। तो प्रमोटर कौन कौन हो सकता है? एक इंडिविजुअल भी हो सकता है, एक एसोसिएशन ऑफ पीपल भी हो सकता है, पार्टनरशिप फॉर्म भी हो सकती है, और कोई अदर दूसरी और कोई कंपनी भी हो सकती है। जरूरी नहीं है एक पर्सन ही हो, प्रमोटर कोई भी हो सकता है। ठीक है, एक और स्टार मार्क करके लिखो।
he need not necessarily he need not necessarily be associated with initial formation of the company. एक सेकेंड, हाँ, इनिशियल फॉर्मेशन ऑफ द कंपनी। जरूरी नहीं है वो इनिशियल फॉर्म कर रहे हैं कंपनी उससे जुड़ा हुआ हो, उसने आइडिया दिया, आइडिया देकर के क्या किया, कंपनी सेक्रेटरी है वो कंपनी बनाते हैं, तो उनको आइडिया देकर के बोल दिया कि क्या करो, सारी की सारी प्रोसीजर तुम करवा लो, मैंने तो सिर्फ आइडिया दे दिया। कंपनी का जब फॉर्मेशन हो जाएगा वो सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह जरूरी नहीं है वो खुद भाग भाग के बनाए, उसने आइडिया दिया, लोग ला दिए, ये मेंबर बनेंगे, ये अपनी अपनी कैपिटल बता दी, अब सारे काम कंपनी सेक्रेटरी कर रहा है। तो प्रमोटर ऐसे भी कर सकता है, जरूरी नहीं है वो खुद ही भागा दौड़ी करके बनाए सारा का सारा। इसका एग्जाम्पल बताती हूँ, जैसे कि क्या हुआ, हम घर बनवा रहे हैं, एक तो होता है ठेकेदार को बुला करके बनाते हैं, एक होता है मजदूर बुला करके बनाते हैं। ठेकेदार को सिर्फ नक्शा दे दिया, आप बनाओ, हम शिफ्ट इस दिन होंगे, तो भी घर तो हमारा ही है ना, बनवा तो हम ही रहे। इसी तरीके से प्रमोटर होता है कि उसने क्या किया, नेसेसरी जो चीजें हैं वो प्रोवाइड करवाई और बोलते हैं कंपनी बनवा लो, ये नाम रखना है, ये कंपनी काम करेगी, ये करेगी, वो करेगी, कंपनी बनवा लो, जिस दिन बन जाए उस दिन मुझे बता दे। आया समझ में? और एक होता है कि सारी चीजें खुद ला ला के दे रहा है वो। क्लियर है? तो दोनों ही जने प्रमोटर होते हैं। क्लियर है बेटा? चलिए आगे चलेंगे। लाइन चेंज करके लिखना है इसी पॉइंट के अंदर। अ पर्सन हु a person who subsequently a person who subsequently helps to arrange helps to arrange floating of its capital helps to arrange floating of its capital will will also be will also be regarded as will also be regarded as promoter. Will also be regarded as promoter. क्लियर है बेटा? तो जो पर्सन क्या कर रहा है, कंपनी की कैपिटल पूरी फ्लो करती रहे, मतलब वो कैपिटल ले लेके आ रहा है, उसने क्या किया, कैपिटल ला के दे रहा है सारी की सारी, उसको भी क्या देखेंगे, प्रमोटर ही मानेंगे। कंपनी की हम इतना पैसा लगाएंगे बनने में, वो ऑब्जेक्ट जो है उसको थोड़ा थोड़ा काम करने में इतना पैसा चाहिएगा, वो लोग मेंबर से लाला के पैसा दे रहा है, उसको भी क्या माना जाएगा बेटा, प्रमोटर ही काउंट करेंगे। ये नहीं कहेंगे ये तो सिर्फ पैसा लेकर के आया, आइडिया तो मेरा था। और तो भाई आइडिया से ही थोड़ी ना कंपनी बन जाती है, कंपनी बनाने के लिए यू नीड फाइनेंस, तो वो पूरा पूरा कंपनी को फाइनेंस दे रहा है ना, पैसा लेकर के आ रहा है ना, उसको भी हम क्या करेंगे, प्रमोटर ही मानेंगे। क्लियर है बच्चे? आगे समझ में यहाँ तक? चलिए, फिर अपन ने देखा था पब्लिक कंपनी होती है, प्राइवेट कंपनी होती है, ओपीसी हो गया है, पब्लिक प्राइवेट कंपनी होती है, ओपीसी अपन ने पढ़ लिया, चार्ट बनाएंगे अब अपन छोटा सा। एक होती है कंपनीज, ये अपन ने लिखा था सबसेक्शन 1 के अंदर किया हुआ था। कंपनीज में हमने क्या देखा था, तीन तरीके की होती है, एक तो होती है ओपीसी जो हम पढ़ चुके हैं, एक होती है प्राइवेट कंपनी, और एक होती है पब्लिक कंपनी।
वन पर्सन एज मेंबर, ठीक है। चाहो तो ये लिख सकते हो इसको अपन, वो भी कर सकते हैं, स्किप भी कर सकते हैं, क्योंकि इसमें सिर्फ और सिर्फ मेंबरशिप के बारे में बताया गया कि एक मेंबर कंपनी को क्या कहते हैं, हम ओपीसी कहते हैं। प्राइवेट कंपनी और पब्लिक कंपनी का सेक्शन याद रखना है, ये जरूरी है, ठीक है। तो प्राइवेट कंपनी का है 268, पब्लिक कंपनी का, वेरी गुड। चलिए, प्राइवेट कंपनी के अंदर क्या होता है बेटा, अपन ने पढ़ा है प्राइवेट कंपनी क्या होती है। एक तो मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स 2 होते हैं, मैक्सिमम कितने होते हैं 200। 200 अपन कैसे काउंट करते हैं ये भी पता है, जॉइंट मेंबर्स को एक माना जाता है, और ज्वाइंट वेंचर को एक माना जाता है, वेरी गुड, ठीक है। और एक शेयर एक से ज्यादा लोगों ने होल्ड कर रखा है तो उनको भी क्या माना जाएगा, एक मेंबर माना जाएगा। और फॉर्मर एम्प्लॉइज, पुराने एम्प्लॉइज थे, अभी भी अगर वो एम्प्लॉइज है, वो मेंबर है, तो उनको तो नहीं माना जाता। बोनस शेयर्स देते हैं कई बार एम्प्लॉइज को कि भाई आपको 10 साल हो गए हमारी कंपनी के साथ में, बोनस देते हैं, बोनस के साथ में क्या कर देते हैं, वो शेयर्स दे देते हैं, उनको अपन नहीं मानते। प्लस एक्स एम्प्लॉइज हैं, उनको शेयर अलॉटमेंट कब हुआ था, जब वो एम्प्लॉइज थे कंपनी के, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के हिसाब से उनको दिया गए थे, जो शेयर्स है वो अलॉट किए गए थे। अब वो कंपनी छोड़ के जा चुके हैं, अब एम्प्लॉइज नहीं है, तो क्या माना जाएगा उनको भी, मेंबर। मानते नहीं मानते, काउंट करते हैं उनको, नहीं करते, 200 में, वेरी गुड, नहीं करते। एम्प्लॉयज को काउंट नहीं करते, फॉर्मर एम्प्लॉयज को नहीं करते, और पर फॉर्मर एम्प्लॉयज कौन से, शेयर अलॉटमेंट उनको एम्प्लॉयमेंट के टाइम पे ही किया गया। क्लियर है, लिखो इसके अंदर, मिनिमम मेंबर 2, मैक्सिमम मेंबर 200। मिनिमम मेंबर कितने, 2, मैक्सिमम मेंबर्स 200। इसके अंदर बेटा ब्रैकेट डाल के लिखना, 3 पॉइंट्स लिखेंगे, जॉइंट joint venture treated as one, current and former employees excluded। क्लियर है, करंट और फॉर्मर के एम्प्लॉइज को क्या करते हैं, एक्सक्लूड करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इसके अंदर पॉइंट डाल के लिखो, ये तो हो गया मेंबरशिप वाली चीज। एक और क्या चीज होती है इसके अंदर, ये लोग पब्लिकली अपना प्रोस्पेक्टस इशू नहीं कर सकते हैं, ठीक है। लिखिए इसके अंदर, प्रोहिबिट, प्रोहिबिट एनी इनविटेशन, prohibit any invitation to the public, prohibit any invitation to the public to subscribe any securities of company। कंपनी की किसी भी तरीके की सिक्योरिटीज हो, शेयर्स हो, डिबेंचर्स हो, कुछ भी हो, ठीक है, पब्लिकली वो इशू नहीं कर सकते। प्रोहिबिट को
अंडरलाइन लगाना, उसको बोल्ड में करना या बॉक्स बनाना उसके अंदर, ठीक है। नेक्स्ट लिखो रिस्ट्रिक्ट्स। हाँ हाँ, वेरी गुड। थोड़ा जोर से बोला करो बेटा, देखो मेरी क्या आवाज तेज है ना, तो मेरे को सुनाई भी पता नहीं क्यों ऑटोमेटिकली कम ही जाता है, मेरे को थोड़ी तेज ही आवाज सुनाई देती है। ये थोड़ा सा इशू है क्योंकि तेज बोलती हूँ ना मैं, तो मेरे को लगता है कि नहीं मेरे कानों तक भी उतनी फ्रीक्वेंसी की आवाज तो जानी चाहिए। खुसर फुसर सुनाई दे जाती है लेकिन, वो पता नहीं है अब, जब से ये टीचर बने मतलब ये ऐसे ऐसे पढ़ाने लग गए हैं ना, तब से ज्यादा ये तंतु खुल गए मेरे, पहले नहीं होता था। अब तो खुसर फुसर होती है ना, उधर से कोई बोल रहा है तो समझ में आता है उधर खुसर फुसर हो रही है, इतना समझ में आता है, वर्ड्स नहीं क्लियर हो रहा है पर खुसर फुसर सुनाई देती है मेरे को, क्या कुछ तो बातें कर रहे हो तुम। ठीक है, तो अरे पता नहीं सभी टीचर्स के साथ ही मेरे को लगता है ये चीज हो जाती है एक टाइम बाद में। चलिए, रेस्ट्रिक्ट्स ट्रांसफर ऑफ शेयर्स, ठीक है लिख लिया, इन दोनों को ऐसे कर लेना। तो प्रोहिबिट तो क्या करता है बेटा, पब्लिक इशू करने के लिए, रिस्ट्रिक्शन होता है ट्रांसफर ऑफ शेयर, इसका मतलब ये नहीं है ट्रांसफर कर ही नहीं सकते, कर सकते हैं पर अकॉर्डिंग टू आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन प्लस प्रोविजन ऑफ द एक्ट। क्लियर है, चलिए ये सब चीजें लिख ली। मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल कितनी होती है कंपनी की, प्राइवेट कंपनी की, पता है, पता ही लॉ में नहीं है, एज प्रेस्क्राइब्ड इन आर्टिकल्स, आर्टिकल्स के अंदर प्रिस्क्राइब किया हुआ है, ठीक है लिखो, ये भी पॉइंट डाल ही लो। मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल, मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल डैश लगा के लिखो एज प्रिस्क्राइब्ड, एज प्रिस्क्राइब्ड। अब लॉ मेकर्स ने क्या किया, प्रिस्क्रिप्शन करके छोड़ दिया कि प्रिस्क्राइब की हुई है उस हिसाब से, प्रिस्क्राइब किया ही नहीं है मर्जी, आगे जाकर के कभी भी लॉ को लगता है मतलब लॉ मेकर्स को लगता है कि नहीं हमें क्या करना है, एक प्राइवेट कंपनी बनाने के लिए इतना पेड अप शेयर कैपिटल आपका होना चाहिए, वो अभी कुछ नहीं किया है, बस लिख दिया है प्रेस्क्राइब, और कुछ भी प्रिस्क्रिप्शन नहीं दिया, प्रेस्क्राइब किया ही नहीं है लॉ के, ठीक है, ब्रैकेट में डाल दिया नॉट प्रेस्क्राइब, ठीक है। ये होती है हमारी पब्लिक सॉरी प्राइवेट कंपनी। पब्लिक कंपनी के लिए लिखो बेटा, सेक्शन 271 क्या कहता है हमारा, सेक्शन 271 के अंदर क्या लिखा हुआ है, प्राइवेट सॉरी पब्लिक कंपनी क्या होती है, वेरी गुड, जो प्राइवेट कंपनी नहीं है उसको क्या कहेंगे हम, पब्लिक कंपनी। फिर ये जो आगे की चीज है ना वो हमने खुद ने बनाई है समझने के लिए, लॉ के अंदर तो क्या लिखा हुआ है, जो प्राइवेट कंपनी नहीं है वो क्या है, पब्लिक, तो लिखो इसके अंदर विच इज नॉट पब्लिक सॉरी विच इज नॉट प्राइवेट कंपनी, विच इज नॉट पब्लिक कंपनी, लाइन चेंज करके लिखो, हैज मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल, has minimum paid up share capital as may be prescribed, has minimum paid up share capital as may be prescribed, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट लगा के लिखो इसी के अंदर, डीम्ड पब्लिक कंपनी। अब ये क्या, ये ऐसे क्यों लिख रहे हैं हम, क्योंकि हम ये ऑलरेडी पढ़ के आ चुके हैं, तो आपको सिर्फ और सिर्फ रिकॉल के लिए ये सारी चीजें लिखवाई जा रही है। ओपीसी के बारे में आपने पढ़ा हुआ है, प्राइवेट कंपनी पब्लिक कंपनी के बारे में एक्स्ट्रा डिटेल में हम पढ़ के आए हैं, ये सिर्फ एक रिकॉल के लिए आपके लिए है ये वाला पार्ट, ठीक है। तो इसीलिए हम इस पे बहुत ज्यादा डिस्कशन भी नहीं कर रहे हैं, क्योंकि आपको मैं जितना समझाऊंगी इस क्लास में उससे ज्यादा आप पढ़ के आए, ठीक है। चलिए, डीम्ड कौन सी होती है, कौन सी कंपनी को हम पब्लिक कंपनी कहते हैं, डीम वो है नहीं पर हम मान के चलते हैं पब्लिक कंपनी, कौन कौन सी होती है, वो तो पब्लिक कंपनी हो ही गई ना, एक कंपनी है, हम मान के चल रहे हैं वो ना पब्लिक कंपनी है, उसके आगे लिखा हुआ प्राइवेट प्राइवेट लिमिटेड, पर लॉ मान के चल रहा है क्या है, पब्लिक कंपनी, ऐसी कौन सी कंपनी,
वेरी गुड, सब्सिडरी कंपनीज। पब्लिक कंपनी की सब्सिडरी कंपनी को हम मान के चलते हैं, क्या है वो? पब्लिक कंपनी है। उसके ऊपर सारे के सारे प्रोविजंस किसके लगेंगे? पब्लिक कंपनी के। लिखो इसके अंदर, सब्सिडरी ऑफ, सब्सिडरी ऑफ पब्लिक कंपनी। टाटा मोटर्स लिमिटेड है, नाम से पता पड़ रहा है ये क्या है? पब्लिक कंपनी है। इसकी सब्सिडरी कंपनी है कौन सी? अपन मान लेते हैं चेतक प्राइवेट लिमिटेड। नाम से क्या है ये? प्राइवेट कंपनी है, पर क्योंकि इसकी सब्सिडरी कंपनी है, इसके ऊपर प्रोविजंस किसके लगेंगे बेटा? पब्लिक कंपनी के, क्योंकि अपन मान के चल रहे हैं ये क्या है? पब्लिक कंपनी है। क्लियर है बेटा? ठीक है, चलिए आगे चलें। आगे लिखिए। ये वाली चीज हो गई है। लिमिटेड बाय गारंटी शेयर, और वो भी लिख ले साथ के साथ ही, चार्ट बना ले उसका भी ऐसे ही, सिर्फ रिवीजन के लिए, है ना? फिर उसके बाद में अपन जाएंगे इनकॉर्पोरेशन। अच्छा एक बार बताओ, बोरिंग तो नहीं लग रहा बहुत ज्यादा? पक्का? ठीक ठीक लग रहा है? ठीक है, अभी क्या वो चीजें वही है, मैं उसको एक्स्ट्रा डेप्थ में, मैं क्या, मैं भावनाओं में बह जाती हूँ, इसलिए मैं डेप्थ में जा ही नहीं रही, क्योंकि फिर मेरे को ऐसा लगता है पूरा ही पढ़ाऊं। तो मैं भावनाओं में बहना नहीं चाह रही तुम्हारे साथ में, इसलिए मैं एक्स्ट्रा डिटेल में अभी पढ़ा ही नहीं। जो टॉपिक्स नए आएंगे उनको अपन एक्स्ट्रा डिटेल में करेंगे, ऑब्वियसली बात है, उसके अपन प्रैक्टिकल अप्रोच भी देखेंगे, सब चीजें करेंगे। ये क्या है बेटा, सिर्फ और सिर्फ आपका रिवीजन है, इसलिए हम भावनाओं में बह के एक्स्ट्रा डेप्थ में नहीं जा रहे, क्योंकि उससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी नहीं आते आपके, क्योंकि आप ऑलरेडी फाउंडेशन में करके आए। नए टॉपिक से पूछेंगे आपसे क्वेश्चंस। ठीक है, चलिए लिखिए। लिमिटेड बाय गारंटी कौन से सेक्शन में है? कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी सेक्शन 221 के अंदर। यहाँ पे डाल सकते हो बेसिस ऑफ लाइबिलिटी। बस ये दो ही बेसिस पे आपको कंपनीज के बारे में लिखा हुआ है आपके मॉड्यूल के अंदर। तो मॉड्यूल से एक्स्ट्रा तो हम वैसे भी नहीं पढ़ेंगे, क्यों ही पढ़े हम? ज्यादा एक्स्ट्रा क्यों पढ़ना है? मॉड्यूल ही 3 है आपके, उन्हीं को ही पढ़ लो, वही बहुत है। पता है ये चीज 3 मॉड्यूल है? रजिस्ट्रेशन करा लिया? बुक्स आएंगी अब। 3 मॉड्यूल है आपके लॉ के। मर जाए हम, क्या करें, मर जाए, वो वाला आ रहा है दिमाग में, क्या करें, मर जाए। पर ठीक है, इतना ज्यादा अपन मॉड्यूल से नहीं जाएंगे, मॉड्यूल के अंदर जो भी चीज है वो अपन करेंगे। मॉड्यूल के हम जो प्रैक्टिकल एग्जांपल्स या क्वेश्चंस होते हैं वो हम मॉड्यूल से रेफर करेंगे, क्योंकि एज इट इज या उससे मिलते जुलते क्वेश्चंस बहुत आते हैं, उनको जरूर करेंगे। उसके अलावा जो पेपर में आ चुके हैं उस तरीके के प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करेंगे। तो मॉड्यूल हम खोलेंगे सिर्फ और सिर्फ किसके लिए? एग्जाम्पल्स और क्वेश्चंस के लिए। जो भी एग्जाम्पल आई ट्राई माई बेस्ट कि मैं इसमें ही करवा दूं, मॉड्यूल भी करने की जरूरत नहीं है आपको, बुक से ही कर ले। पर जहां जहां मॉड्यूल होगा मॉड्यूल खोलेंगे, वहां से क्वेश्चन पढ़ेंगे, आंसर आप बताते हो, ठीक है आ रहा है, मतलब समझ में आ रहा है, इजी है तो ठीक है, नहीं आ रहा है तो आई एक्सप्लेन इट टू यू। ठीक है, चलो। लिमिटेड बाय गारंटी सेक्शन 221 लिखो इसके अंदर बेटा। गारंटी वाले में लिखो, लाइबिलिटी ऑफ मेंबर्स इज लिमिटेड, डैश लगा के लिखना। टू, लिमिटेड के आगे डैश, या तो आगे लगा लो नीचे लगा लो। टू सच अमाउंट, टू सच अमाउंट एज द मेंबर्स में, एज द मेंबर्स में respectively undertake to contribute to the assets of
कंपनी नीचे डेट लगा के लिखना, ये लिख लो, फिर इसके नीचे एक पॉइंट और लगेगा, वो लिख लेना। लिख लिया बेटा? नाम एक बार वापस बताओ। सलोनी, अनुष्का, जानशु। ठीक है, सलोनी, अनुष्का, जानशु। ठीक है, दो तीन दिन में और हो जाएगा नाम याद। इसके आगे नीचे एक और एरो लगा के लिखाओ, एट द इवेंट ऑफ इट्स बीइंग वाउंड अप। अच्छा, वाइंडिंग अप अब नहीं लिखोगे आप, जहां वाइंडिंग अप आएगा वहां मैं बताऊंगी कहां वाइंडिंग अप लगना है, अदरवाइज व्हाट यू विल राइट, वाउंड अप। ठीक है, इन द इवेंट ऑफ इट्स बीइंग वाउंड अप। ठीक है, तो लिमिटेड बाय गारंटी कंपनी कौन सी होती है, जिसके मेंबर्स की लाइबिलिटी लिमिटेड होती है, कहां तक, जितना कि वो बोलते हैं कि हाँ हम इतना कंट्रीब्यूट कर देंगे, किसमें, कंपनी की असेट में, और वो लाइबिलिटी कब अराइज होती है, वाउंड अप की सिचुएशन। बीच में उनसे पैसा मांग सकते हैं? नहीं। लिखो नेक्स्ट, लिमिटेड बाय शेयर्स। ये लिखा हुआ कहाँ होता है, ये चीज जो लिमिटेड उनकी गारंटी है वो कहाँ लिखी हुई होगी, मेमोरेंडम में। वेरी गुड। ठीक है, जो उनकी लाइबिलिटी है वो कहाँ लिखी हुई होगी, मेमोरेंडम में। लिमिटेड बाय गारंटी है और मेंबर्स की लाइबिलिटी कितनी है, कहाँ लिखा होगा बेटा, मेमोरेंडम। नेक्स्ट लिखो, लिमिटेड बाय शेयर्स, लाइबिलिटी ऑफ मेंबर, लाइबिलिटी ऑफ मेंबर्स इज लिमिटेड, liability of members is limited to the unpaid value, to the unpaid value of shares। ब्रैकेट में लिखना if any। तो मेंबर्स ने जितने शेयर्स ले रखे उस पे जो अनपेड अमाउंट है उतना हम उनसे मांग सकते हैं। अगर फुली पेड अप शेयर्स है तो मेंबर्स से कुछ भी पैसा मांग सकते हैं क्या, नहीं मांग सकते। ठीक है, नेक्स्ट लिखो, अनलिमिटेड कंपनी, liability of members is unlimited, that's it। कल करेंगे, चलो वो टॉपिक। एक टॉपिक आएगा, मेंबर्स सेवरली लायबल होंगे। कब कब होता है, जब क्या होता है बेटा, अभी बेसिक बता देती हूँ। क्या होता है, कंपनी हमारी पब्लिक कंपनी है, कितने मेंबर्स होने चाहिए उसके अंदर, मिनिमम 7। एक पॉइंट ऑफ टाइम पे 7 से कम मेंबर रह गए, कितने मेंबर रह गए, 7 से कम। मेंबर्स को पता है कि हमारे क्या हो गए हैं, जो मिनिमम वो क्राइटेरिया दिया हुआ है मेंबर्स का उससे कम आ गए, और वो तो भी कंपनी चलाए जा रहे हैं। उस टाइम पीरियड में कंपनी ने कोई लोन ले लिया, अब उस लोन के लिए क्या होगा, वो मेंबर्स सेवरली। अब आप 6 मेंबर हैं तो 6 से मांग सकते हो या एक से जाके बोल सकते हो लाओ लोन वापस करो। कंपनी अगर देने के दे नहीं पाती है तो फर्स्ट तो हम किसके पास जाएंगे, कंपनी के पास। कंपनी किस में जा रही है, डूबत खाते में। अब हम किसको पकड़ सकते हैं, मेंबर्स को पकड़ सकते हैं, क्योंकि उन्होंने क्या किया, वो क्राइटेरिया फॉलो नहीं किया, और उनको पता था तो भी उन्होंने वो जो मेंबर्स उनको नहीं बढ़ाया। क्लियर है? चलो ये टॉपिक इसके बारे में अपन कल लिखेंगे। ठीक है बेटा, चलिए आज की क्लास अपन यहीं तक ही रखेंगे। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।